तो हेडिंग दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेक्चर 8। इससे पहले वाला जो क्लास हुआ था हम लोग का, उसमें हम लोग पोटेंशियल के बारे में चर्चा किए थे। पोटेंशियल, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई में आर। एक स्फीयर जो होता है, चार्ज स्फीयर कंडक्टिंग हो या होलो हो, ठीक है, जो सरफेस है, सरफेस पे ही चार्ज रिसाइड करेगा, जमा होगा, तो उसके कारण जो पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो इनसाइड हो, सरफेस पे है, या आउटसाइड हो, वो हम लोग चर्चा कर लिए थे। अगर आउटसाइड हो तो के क्यू बाई में स्मॉल आर हो जाएगा, इनसाइड अगर हो तो सरफेस पे जितना होता है, अगर रेडियस कैपिटल आर है तो के क्यू बाई में कैपिटल आर, और इनसाइड में भी क्या होगा, के क्यू बाई में कैपिटल आर ही होगा। समझ में है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से समझेगा इसको। आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, लेकिन उससे पहले 2-3 क्वेश्चन है जो पोटेंशियल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उसको थोड़ा कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ से तुम क्यू चार्ज को लाना चाहता है इस पाथ से, ठीक है। पाथ कैसा भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वर्क डन जो करना पड़ेगा तुमको, ठीक है, वो सेम ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, ठीक है, 2 पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, बी पॉइंट और ए पॉइंट। बी से तुमको ए जाना है तो वर्क डन तुमको करना पड़ा, मान के चलो जो तुमको वर्क डन करना पड़ा है वो ये कितना करना पड़ा, ठीक है। बी से इस क्यू चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक तुमको जाने के लिए तुमको जो वर्क डन करना पड़ा, मान लेते हैं वो इतना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, सही है ना। तो तुमको बताना है इसमें से कौन सा सही है। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो फिर से हम बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बताओ कौन सा सही है, 3 को, चौथा मान के चल नहीं है। सेकेंड नंबर क्या है, सही है। देखो क्या होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने एक राउंड ट्रिप में, ठीक है, ए से बी जाने में, फिर बी से ए जाने में, ठीक है। अगर तुम ये देखो, अगर ये फ्रिक्शन होता ना तो इधर में और इधर में तुम वर्क डन करता तो दोनों ऐड होके 0 नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ पे अगर यहाँ पे एक चार्ज रख देंगे तो उसके कारण यहाँ ये जो क्यू चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, एक राउंड ट्रिप में यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो तुम्हारा जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि अगर हम मान के चलो एक्सटर्नल एजेंट का ही बात करें, एक्सटर्नल एजेंट अगर इस क्यू चार्ज को इधर से इधर की तरफ ले गया, ठीक है, तो वर्क डन उसको कितना करना पड़ा, मान के चलो 20 जूल का, पॉजिटिव 20 जूल का। तो उस क्यू चार्ज को फिर जब इधर से इधर लेके जाएगा, ठीक है, तो उसको इस बार वर्क डन जो करना पड़ेगा उसको कितना करना पड़ेगा, -20 जूल का। तो टोटल वर्क डन +20 जूल -20 जूल, टोटल वर्क डन ऐड करें कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक राउंड ट्रिप में, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और उसमें एक राउंड ट्रिप ए से बी जाना है, फिर बी से ए जाना है, तो तुमको जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट का बात करें, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो टोटल वर्क डन किया जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, मान के चलो ऐसे थ्योरेटिकल प्रूव करने की कोशिश कर। मान के चलो ये पॉइंट ए है तो यहाँ का पोटेंशियल भी ए मान लिए, ये पॉइंट बी है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या मान लिए, भी बी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, भी ए माइनस भी बी इक्वल टू डब्लू बी ए बाई में क्यू, ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंट क्या होगा, यहाँ से क्यू चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा उसको क्यू से डिवाइड कर दो, वो क्या होगा, जहाँ गया वहाँ का पोटेंशियल, जहाँ से आया वहाँ का पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर होगा। फिर उल्टा साइड से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम क्या इसे कर सकते हैं, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, इसको इधर भेज दिए, ठीक है। उल्टा साइड से करते हैं, यहाँ से यहाँ करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ से यहाँ करने की कोशिश करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा,
भी भी जहाँ गए, जहाँ से आए और कितना वर्क डन करना पड़ा, जो भी वर्क डन करना पड़ा वो कितना लिखे इस पर, और कितना चार्ज को लाना है हमको, Q चार्ज को लाना है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, माने Q इंटू ए इक्वल टू WAB, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, ये वाला वर्क डन प्लस वो वाला वर्क डन, दोनों को ऐड करते हैं, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने से क्या होगा, WAB प्लस WBA इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको WAB का वैल्यू कितना है, ये वाला QVB माइनस QVA मल्टीप्लाई कर दिए इसका, WAB का वैल्यू लिखे पहले, फिर WBA का वैल्यू कितना है ये, तो ये कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस QVA, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस QVB, तो कितना हो जाएगा 0। तो वर्क डन एक राउंड ट्रिप में, भैया ये तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन वो भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर से इधर लाने में नेगेटिव वर्क किया है तो इधर से इधर जाने में कैसा वर्क करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तुम राउंड ट्रिप में निकालो या एक्सटर्नल एजेंट का राउंड ट्रिप में निकालो, वो दोनों ही क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो मतलब एक राउंड ट्रिप में वर्क डन करेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक फील्ड लाइन में, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये 2 नंबर क्या है, स्टेटमेंट सही है। समझा क्वेश्चन क्या है, पाथ कोई भी हो, ये पाथ हो, ये पाथ है, घुमा के हम ले जाए, कैसे भी ले जाओ, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तुम कैसे भी लेकर जाएगा वर्क डन 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में सिंपल सा बात है, देखो अगर मान कर चलो यहाँ पॉजिटिव फील्ड लाइन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे फोर्स लगा इधर, ठीक है, तुम इधर की तरफ फोर्स लगा के तुम डिस्प्लेसमेंट करेगा इधर, यहाँ तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल एजेंट के जो फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। इस कंडीशन में यहाँ से जब यहाँ से लेके जाएगा तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में ही लाइन लगे, इस बार इस डायरेक्शन में लगे। एक्सटर्नल एजेंट उसको क्या करेगा, रोक के, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको ठेल के ले जाना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल एजेंट उसको रोक के कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0 करने के लिए इधर फोर्स लगा के उसको यहाँ से यहाँ ले जाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण से इस बार एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाया गया फोर्स इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो ये वाला वर्क डन नेगेटिव होगा और पॉजिटिव नेगेटिव ऐड होकर टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होता है, चाहे वो एक्सटर्नल एजेंट का निकालो या फिर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का निकालो, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस पे, देखो मिटाते हैं, मिटाए मैं देता हूँ मिसाल, वो तो क्या चाहिए, ये तभी पॉसिबल है जब कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा, तब उसके अगेंस्ट वर्क करेगा, तब फ्रिक्शन के अगेंस्ट में तुम वर्क करेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ से यहाँ ले गया तो फ्रिक्शन जितना होगा यहाँ से यहाँ ले जाने में फ्रिक्शन उतना ही हो जाएगा, दोनों ऐड होके तुम्हारा 0 नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में तुम जो वर्क डन करेगा, तो एक राउंड ट्रिप में एक सरफेस है, उस पर तुम किसी ब्लॉक को ठेल के यहाँ तक ले गया, फिर उधर से
ठेल के यहाँ तक लाया तो यहाँ जितना वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ ले जाना, फिर यहाँ से यहाँ लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करेगा तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि इस समय तुम फ्रिक्शन के अगेंस्ट में तुम फोर्स लाया, और फ्रिक्शन एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में तुम जब वर्क करता है तो एक राउंड ट्रिप में वर्क डन टोटल जीरो नहीं होता। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स की यही खासियत है कि अगर यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो एक राउंड ट्रिप हो जाएगा। एक राउंड ट्रिप में तुम्हारा जो वर्क डन होगा, अगर तुम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जो एक्सटर्नल एजेंट है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगा के वर्क डन कर रहा है, तो राउंड ट्रिप में जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो गया। और अगर जीरो हो गया तो समझ जाना तो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन किया वो किस फोर्स के अगेंस्ट में किया है, एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में किया है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या, कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन में भी यही रहता है कि वर्क डन जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये सब उसकी डेफिनेशन में ही है, ठीक है, जो क्लास 11 में तुम लोग थोड़ा बहुत किया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे है। इन a uniform electric field of intensity E, a small charge Q is Q है ये, carried once along the elliptical path A B C D, फिगर भी दिया है। if the amount of work in path A B B C C D and D A are respectively W1, W2, W3 and W4, then पहले तो डायग्राम भी दे दिया है कि ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। इलिप्टिकल पाथ मतलब ऐसा, तो तुमको ऑप्शन दिया है ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4 not equal to 0, omega 1, omega 2, omega 3, omega 4 equal to 0, omega 1 plus omega, sorry omega बोल रहे, W है, बताओ कौन सा सही होगा। पहले क्वेश्चन समझा, इलिप्टिकल पाथ बोला ए से बी जाने में वर्क डन किया है W1, बी से सी जाने में W2, यहाँ से यहाँ जाने में W3 और यहाँ से यहाँ जाने में W4, तो सबको ऐड करके कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सबको ऐड करके, क्योंकि एक राउंड ट्रिप हो गया, यहाँ पे राउंड ट्रिप में सब वर्क डन को ऐड करके 0 आ जाना चाहिए, और ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है।
एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। पहले लिख लो इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल क्या होता है? सर्कल ऐसा होता है, इलिप्स, हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ, इलिप्स। अगर मान के चलो इलिप्टिकल पाथ नहीं होता, ऐसा पाथ होता, ए बी सी डी, ऐसा पाथ होता, तो बताओ कितना वर्क डन होता? 0 होता। क्यों? अगर इसमें पॉजिटिव हुआ तो इसमें नेगेटिव हो जाता, उल्टा है, इसमें पॉजिटिव हुआ तो इसमें क्या हो जाता है? नेगेटिव होता, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लोज पाथ, हाँ क्लोज पाथ में, हाँ समझ गया ना। तो कंफ्यूज करने के लिए अगर इलिप्टिकल दिया है तो कंफ्यूज हम लोग को नहीं होना है, ठीक है, किसी भी क्लोज पाथ में। बेटा लिखो तीसरा क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सोप बबल whose potential is 16 volt is double the new potential of the bubble is 2 volt, 4 volt, 8 volt, 16 volt। क्या होगा बताओ? डबल मतलब एक सोप बबल है, उसका रेडियस अगर आर था तो अब हवा फूक के या कैसे भी करके उसका रेडियस 2r कर दिया गया। तो पहले इसका पोटेंशियल 16 वोल्ट था, तो अब इसका पोटेंशियल कितना होगा तुमको वो फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल मतलब भी फाइंड आउट करना। अच्छा ये किसके जैसा काम करेगा बताओ तो? सोप बबल स्पेयर का जैसा काम करेगा। अगर स्पेयर के जैसा काम करेगा, होलो स्पेयर का जैसा काम करेगा, तो बताओ होलो स्पेयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? KQ बाई में R होता है। 8 वोल्ट, वेरी गुड। देखो पोटेंशियल क्या होता है? KQ बाई में R, ठीक है। तो जब R था तो ये 16 था, तो KQ R का वैल्यू 16 हो जाएगा। फिर 2R जब होगा तो पोटेंशियल को भी बोल दिया, और 2R जब होगा तो पोटेंशियल भी बोल दिया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? KQ4 तो वही रहेगा ना, सिर्फ रेडियस डबल होगा तो 2R हो जाएगा, ठीक है। और KQ बाई में R का वैल्यू क्या है? 16। 16 बाई 2 कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट। यहाँ चार्ज बोला है कुछ चेंज नहीं हुआ, इसीलिए हम दोनों जगह चार्ज सेम रख दिए, ठीक है। सिर्फ रेडियस बोला है चेंज हो गया। रेडियस जैसे चेंज हो जाएगा तो उसका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। रेडियस अगर इंक्रीज कर गया तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, क्योंकि तुमको यहाँ से भी देख रहा है V=KQ बाई में R होता है। जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे V क्या होगा? घटेगा। V और R में कैसा रिलेशन है? हाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शन R, तो तुम ऐसे लिख सकते हो V1 R1 = V2 R2। बॉयल्स लॉ जैसा हो जाएगा ना। तो P1 V1 P2 V2 ऐसे होता है। V1 पोटेंशियल रेडियस इतना है तो पोटेंशियल रेडियस कितना है तो उसमें भी बैठाएगा तुम करेगा तो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। या ऐसे डायरेक्ट कर देगा तो हो जाएगा।
अब आगे करें। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो। $64 teeny drops, टाइनी होता है, टीनी होता है जो होता है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैविंग सेम रेडियस एंड चार्ज are combined to form one large drop. The ratio of potential of the large drop to the small drop is, ऑप्शन है 4:1, 1:4, 16:1, 1:16। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? 64 tiny drops of water having a same radius and charge are combined to form a large drop. The ratio of potential of large drop by the small drop, large v large by में v small का रेशियो तुमको निकालना है। ये कितना होगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला तुमको याद रखना चाहिए, छोटा वाला का मैंने k/r में r होता है, तो तुमको पहले r निकालना पड़ेगा बड़ा वाला का, और q तो पता है, टोटल चार्ज को ऐड करके निकल जाएगा। ठीक है कि 1 पे q है तो 64 पे 64 q हो जाएगा, लेकिन r क्या होगा ये हम तुमको पहला क्लास में ही बताए थे। r निकालना ऐसे कंडीशन में, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला सवाल टाइप का। देखो बोला है कि स्मॉल ड्रॉप है, स्मॉल ड्रॉप का रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r, उस पर चार्ज बोला है q है। ठीक है तो इसका पोटेंशियल मतलब सरफेस का ही बात कर रहा होगा, सरफेस पोटेंशियल। एक स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, k/r में स्मॉल r। ठीक है और ऐसा 64 गो स्मॉल ड्रॉप आपस में कंबाइन किया गया है, 64 गो कंबाइन किया है, तो टोटल चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा 64q। 64 को मिला के जो एक बड़ा ड्रॉप बनाएगा उस पर टोटल चार्ज तो क्या हो जाएगा, सब चार्ज को ऐड करके 64q। लेकिन भैया पोटेंशियल का निकालने के लिए तो हमको रेडियस चाहिए, तो इस बड़ा वाला ड्रॉप का रेडियस कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है, उसको हम कैपिटल R मान लिए। लेकिन हमको पता है 64 ड्रॉप जो है उसका एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम का बात करते हैं, एक ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 4/3 πr3 4/3 πr3 एक ड्रॉप का वॉल्यूम है। ठीक है तो 64 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, 64 × 4/3 πr3 इतना हो जाएगा, और ये जो वॉल्यूम होगा बड़ा वाला ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक है बड़ा वाला का रेडियस हम लोग कितना माने हैं, कैपिटल R, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R का Q, 4/4 पाई कट गया। ठीक है देन R3 जो होगा वो किसके बराबर होगा 64 × R3, तो हम क्या लिख सकते हैं R3 = 4, R का क्यूब टोटल का क्यूब, R = क्या हो जाएगा 4R। बड़ा वाला रेडियस जो होगा, बड़ा वाला ड्रॉप का रेडियस जो होगा स्मॉल वाला ड्रॉप का रेडियस का 4 गुना होगा। तो हमको VS पता है, VS है सरफेस का पोटेंशियल, स्मॉल वाला का सरफेस का पोटेंशियल, ये स्मॉल है, S फॉर स्मॉल। ठीक है सरफेस का पोटेंशियल ही बोला है। ठीक है बड़ा वाला का क्या हो जाएगा, लार्ज वाला का चार्ज टोटल कितना है Q/में R होता है, K तो हमको पता है, Q मतलब चार्ज, टोटल चार्ज कितना है इस पर 64Q, और R मतलब इसका रेडियस कितना है, हम लोग कैपिटल R बैठा सकते हो, कैपिटल R का वैल्यू किसके बराबर है स्मॉल r, इस
4 इंटू स्मॉल आर के बराबर है, तो ऐसे कर दिए। अब हमको क्या निकालना था, याद रखना, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप टू स्मॉल ड्रॉप। लार्ज वाला ड्रॉप का पहले और स्मॉल वाला का, देखो दोनों ऑप्शन है, ये भी है और वो भी है, तो क्वेश्चन पहले देखना किसके किसके बीच बोला है। तो लार्ज ड्रॉप का पहले लिखना और स्मॉल ड्रॉप का बाद में लिखना है। लार्ज ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है, K64 Q बाई में 4R, और स्मॉल वाला कितना है, KQ बाई में R। देन इसको ऐसे बोल सकते हैं K64 Q बाई में 4R, और ये उल्टा हो जाएगा तो R बाई में KQ, R कट गया, KQ कट गया, और ये कट गया 16 बार में, तो क्या होगा 16:1। दैट इज द केस। फोटो ले लो, बना लेना, ये उतार लिया है, हाँ कर लेगा, उतारे तो उतारो जल्दी, हम एडिट कर देंगे। सारा सवाल ऐसे ही आता है, ठीक है, बोर्ड लेवल का ही सवाल है सब। हेलो हेलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। देखो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर क्या होता है उसको समझाते पहले। कंसेंट्रिक सेल या स्फीयर या होलो स्फीयर, जो बोलना बोलो, ठीक है। कंसेंट्रिक क्या होता है, जिसका सेंटर जो सेंटर होता है ना वो सेम पॉइंट पे, ऐसे सेल ऐसे स्फीयर जिसका सेंटर जो है वो सेम पॉइंट पे होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो एक स्फीयर है ऐसा और दूसरा स्फीयर है ऐसा, दोनों का सेंटर क्या हो रहा है, सेम लाइन पे है, ऐसे इसको बोलेंगे कंसेंट्रिक, मतलब सेंटर जो है वो क्या रहेगा, सेम लाइन पर रहेगा। इस पे मान लेते हैं चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, समझिए ना। छोटा वाला का रेडियस है मान लिए R1, बड़ा वाला का रेडियस क्या मान लिए R2, समझिए ना। तो तुमको क्या करना है, 3 पॉइंट पे, एक X पे, एक Y पे और एक Z पे टोटल पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल निकालना है। बताओ क्या होगा, पोटेंशियल 0 होता है कथी कहीं की, एक्स पे, अच्छा ये वाला इस पे, एक्स पे कितना, एक्स पे क्या होगा, इस स्पेयर पे देखो, इसके इस पे पहले देखो, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये तो अंदर वाला केस है, अंदर वाला केस क्या होता है, बाहर पे सरफेस से जितना होता है अंदर में उतना होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, Q1 बाई में R1, ठीक है। इस वाले के लिए ये वाला केस कौन सा केस हो जाएगा, सेंटर पे अंदर वाला, तो इस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस इसके हिसाब से देखेगा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, KQ बाई में R2, मैं बात समझा। ये x पे है, V एट x, V एट y कितना हो जाएगा बताओ तो, सॉरी Q2 आएगा, इस पे चार्ज कितना है इसके, ठीक है, इसके कारण हमने निकाला है। वी वाई कितना होगा, ये तो सरफेस वाला केस है, इसके लिए तो सरफेस वाला केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, KQ बाई में R1, और इसके लिए तो इनसाइड वाला केस है ना, बड़ा बड़ा स्पेयर के लिए वो इनसाइड वाला केस है, तो क्या हो जाएगा, KQ2 बाई में R2, और
भी एट जेड कितना हो जाएगा, बड़ा वाला स्पेयर के लिए तो ये सरफेस वाला केस है, सरफेस वाला के लिए क्या हो जाएगा के क्यू टू बाई में इसका बड़ा वाला का रेडियस क्या है R2 प्लस इसके लिए कौन सा केस है आउटसाइड मतलब इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है R2 ही है, रेडियस के बड़ा वाला का रेडियस का, तो क्या हो जाएगा के क्यू वन बाई में R2। समझा ना। नेगेटिव रहता तो नेगेटिव के साथ बैठा देते, ठीक है। आलोक बोलो कहीं दिक्कत है, दिक्कत होगा तो बोलना मेरे को। अबे गधा थोड़ा लंबा हाथ से बना लेता, उसका दोनों का रेडियस लग रहा है सेम है। ऐसा 3 गो रहेगा 4 गो रहेगा, तुम कितना भी रहे कर सकता है, कंसिडरिंग मत याद रखना दोनों का जो सेंटर है वो कोइंसाइड करेगा, दोनों का सेंटर जो है वो सेम होगा, कॉमन सेंटर होगा दोनों का। विशाल समझा क्वेश्चन। इस पे टोटल चार्ज Q1 है छोटा वाला पे, बड़ा वाला Q2 है, ठीक है। छोटा वाला का रेडियस R1 है, बड़ा वाला का रेडियस R2 है। तो x पे निकालना है, तो ये x क्या हो जाएगा, इस छोटा वाला के लिए अंदर वाला केस हो जाएगा, तो के क्यू बाई में R रेडियस है, और बड़ा वाला के केस के लिए भी अंदर वाला केस हो जाएगा, ये भी अंदर वाला केस हो जाएगा, और ये इसके लिए बाहर वाला केस हो जाएगा। बाहर वाला मतलब यहाँ से रेडियस कितना है R2, तो के क्यू वन बाई में R2 पोटेंशियल। इसको घर में करना, उतार लो बस क्वेश्चन को, जगह छोड़ देना, ठीक है। ये जब तक वो लोग छापता है तुम लोग कर लो। प्लस Q3 3 है, तीनों का जो सरफेस है ऐसे दिया है, ठीक है। और जो तुम्हारा सेंटर है वो कोइंसाइड कर रहा है, पहला वाला Q1 है, दूसरा वाला माइनस Q2 है, तीसरा वाला प्लस Q3 है, ठीक है। रेडियस है पहला वाला का R1 R2 R3 है, ठीक है। तो तुमको 3 पॉइंट हम यहाँ देते हैं। x पहला तो सेंटर पे निकालना है, दूसरा है इस सेकेंड वाले के सरफेस पे तुमको निकालना है, ठीक है। और तीसरा जो है वो बाहर वाला के सरफेस पे तुमको निकालना है। तो V एट x V एट y V एट z तुमको निकालना है, ठीक है। 3 गो है। कौन सा? हाँ, z पे ये दोनों सेम क्यों है ये बोलना चाहता है ना। हाँ देखो, z पे सेम होने का रीज़न क्या है कि ये वाला के लिए ये तो आउटसाइड वाला केस हो गया ना। आउटसाइड में सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा R2 के ही बराबर हो जाएगा ना। हाँ तो कितना के आउटसाइड में क्या होता है के क्यू बाई में R होता है। R क्या होता है सेंटर से दूरी, और इस स्पेयर के लिए ये सेंटर से दूरी कितना है ये बड़ा वाला का रेडियस के बराबर हो, इसीलिए ये कितना हो गया R2 ही लिखना पड़ा हमको। मिटा दे, पहला लिख लिया ना, वो वाला लिख लेना, नहीं तो लिखेगा तो है। तो x दिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट y और तीसरा पॉइंट z। एस पॉइंट का पहला वाला का नहीं दिए, 3 पॉइंट तुमको दिए, एक सेंटर पे निकालना है, यहाँ पे निकालना और यहाँ निकालना, 3 पॉइंट में निकालना है। ना सेंटर पे,
ए हो गया, घर में कर रहा है, अभी मत करो। चलो कर लो, तब तुम भी कर लो, हम एडिट कर देंगे, और क्या टाइम लगेगा ज़्यादा था। पोटेंशियल याद रखना, पोटेंशियल यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए तुमको कितना वर्क डन करना पड़ा। हेलो किधर आ जाओ। हाँ ये -Q2 है, वो +Q3 है। हाँ वो वाला तो सेंटर, सबके लिए सेंटर वाला केस हो जाएगा ना, अंदर इनसाइड वाला केस तो सबका कर ले आओ तुम तीनों। दो तो वेरी गुड, दे दो बस वो। इसमें 2 को R2 आया ना, सेकेंड वाला में V में 2 को R2 है ना, तो ठीक है। हाँ तीनों R हो जाएगा ना। तीनों RQ हो जाएगा, वही मतलब तीनों RQ। और अबे देखो यार, V@X क्या होगा, तीनों के लिए इनसाइड वाला केस है, तो पहला के लिए क्या हो जाएगा, KQ1 बाई में R1 प्लस KQ, सॉरी माइनस है तो -KQ2 बाई में R2 प्लस KQ3 बाई में Q3 बाई में R3। V@Y, Y के लिए ये वाला केस क्या हो जाएगा, इसके लिए तो ये आउटसाइड वाला केस है, इन दोनों के लिए इनसाइड वाला केस है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस कितना है R2 है रेडियस के बाद, तो KQ1 बाई में R2 माइनस KQ2 बाई में R2, और उसके लिए तो इनसाइड वाला केस हो जाता है KQ3 बाई में R3। और चौथा V@Z क्या हो जाएगा, इन दोनों के लिए, अंदर वाला दोनों के लिए वो वाला आउटसाइड वाला केस हो जाएगा, तो वहाँ से डिस्टेंस कितना है, रेडियस KQ1 बाई में R3 माइनस KQ2 बाई में R3, और उसके लिए तो सरफेस वाला केस है KQ3 बाई में R3। दैट सिंपल, समझिए ना। मिटा है। एक और क्वेश्चन लिखो। दो मार्क्स में देखो आया है, डिटरमाइन हाउ मच वर्क is to be done to move a plus 10 coulomb charge one meter along the y-axis in a uniform electric field E. क्या बोला है, डिटरमाइन हाउ मच वर्क इज टू बी डन टू मूव अ प्लस 10 कूलम चार्ज इन 1 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। तो मेरे को
अच्छा बता, ई इक्वल टू क्या दिया है, 5I प्लस 5J कैप वोल्ट पर मीटर। यूनिफॉर्म है, एक्स वाई पर डिपेंड नहीं करता, मतलब हर जगह क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म। अगर कोई चीज़ वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता, मतलब हर जगह वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट कराना है चार्ज का। कितना डिस्प्लेसमेंट कराना है, डिस्प्लेसमेंट कितना कराना है, 1 मीटर का। किस डायरेक्शन में, हाँ, तो वाई मतलब जे कैप में कराना है, इतना मीटर का डिस्प्लेसमेंट कराना है, ठीक है, या 1 मीटर ऐसे लिख दो, जे कैप में डिस्प्लेसमेंट कराना है, ठीक है, जैसे लिखना है लिख सकता है। समझा ना, डिस्प्लेसमेंट कितना कराना है। अच्छा बताओ तो भैया, यहाँ तो वर्क डन निकालने बोला है, लेकिन किस फोर्स के कारण वर्क डन बोला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण बोला है या फिर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन किया गया है उसके कारण बोला है। क्योंकि वर्क डन तो दोनों करेगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उसको उस पर वर्क डन करेगा, ठीक है। अगर तुम इधर ले जाना चाहता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको रोकना चाहेगा तो इधर वर्क डन करेगा, तुम इधर वर्क डन करेगा, तो दोनों ही उस पर क्या करेगा, वर्क डन करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्क डन करेगा, और कौन फोर्स वर्क डन करेगा उस पर, एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करेगा उसको मूव करने में, ठीक है। तो हम दोनों का निकालते हैं, ठीक है, दोनों का निकाल के तुमको बता देते हैं, और वहाँ पे ऑप्शन तो दिया रहेगा कौन सा पूछा है, ठीक है, तो तुम मोटी कर देना। अच्छा, इलेक्ट्रिक इतना है, डिस्प्लेसमेंट इतना है, ठीक है। अच्छा बताओ, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, बताओ तो, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, यही होता है ना, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो फोर्स कितना होगा बताओ तो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, क्यू इंटू ई। क्यू कितना है 10 और ई कितना है 5I प्लस 5J, मतलब F का वैल्यू कितना हो जाएगा 50I कैप प्लस 50J कैप, ठीक है। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका नेगेटिव करेंगे तो मेरे को, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में तो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा, तो F एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ F मतलब माइनस 50I कैप माइनस 50J कैप, इतना हो जाएगा। तो मेरे को दोनों फोर्स के द्वारा वर्क डन निकाल देते हैं, और MCQ में तो ऑप्शन रहेगा ना, जो तुम्हारा ऑप्शन रहेगा तुम उसको टिक कर देना, क्योंकि यहाँ तो स्पेसिफाई नहीं किया ना कि वर्क डन तुमको निकालना है कौन सा वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्क डन। लेकिन जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन दिया उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही पूछा है, लेकिन हम लोग दोनों निकाल देते हैं, ठीक है। उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का जितना निकालेगा उसका नेगेटिव कर देगा तो ये वाला हो जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला का बात करें, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स कितना है इतना 50I प्लस 50J, और डिस्प्लेसमेंट कितना करना है बताओ तो 1J का, तो कितना डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, इसका 0, इसका कितना हो जाएगा 50 इंटू 1, 51 इंटू 1 कितना 50 जूल का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वर्क डन करेगा 50 जूल का। तो इसी के अगेंस्ट में तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करेगा, उसका वर्क डन कितना होगा माइनस 50 जूल। निकाल देते हैं फॉर्मूला से, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि फोर्स तो क्या है नेगेटिव है, माइनस 50I माइनस 50J, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसी 1J में, तो मल्टीप्लाई करेगा तो सबका क्या हो जाएगा, इसका 0, इसका 1 हो जाएगा, तो माइनस 50 इंटू 1 कितना होगा माइनस 50 जूल, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लेना, दोनों तो नहीं रहेगा, लेकिन ज़्यादा किताब में सॉल्यूशन के अनुसार वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही पूछा था, सॉल्यूशन जो दिया है तो 50 जूल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, डिस्प्लेसमेंट दे दिया था तुमको वर्क डन निकालना था। वर्क डन का सिंपल फॉर F डॉट डी, और F क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो कितना चार्ज है इतना चार्ज, तो इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, ऐसे करके फोर्स निकाल दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डॉट प्रोडक्ट करवा दिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का J कैप में, तो 1J कैप हो जाएगा। अगर K कैप या अलग अलग बोलते रहता, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर ना होके
इसको भी वेक्टर टर्म में दे दिया 1i + 2j ऐसे देते, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके हम लोग इजीली निकाल देते, जो भी देता। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन इतना हो जाएगा और एक्सटर्नल वर्क डन इतना हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा 5-6 क्वेश्चन हम लोग किए, ठीक है, जो हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग अपना कॉन्सेप्ट पे आते हैं, आज का जो कॉन्सेप्ट है उस पे आते हैं। बेटा क्वेश्चन समझा सबको ये वाला? ओके। लिखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी r डिस्टेंस दूर लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? Q चार्ज को लाने के लिए जितना भी वर्क डन किया वो उसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुम लोग पढ़ा है, उसी प्रकार से होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। होता क्या है? पहले हिंदी में समझाते हैं, हिंदी में लिख के समझाते हैं, फिर इंग्लिश पहला पे लिखेंगे। चार्ज के अरेंजमेंट में जितना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया है वह उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। देखो, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? m मास को ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जितना वर्क डन किया जाता है वो उस मास के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जितना भी वर्क डन किया गया है, ठीक है, वो उस मास के अंदर क्या स्टोर हो जाता है? एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। और तुम ऐसे करेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता था? mg, अगर ऐसे दिखेगा तो, ठीक है। नहीं तो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में करेगा तो G कैपिटल M स्मॉल m बाई में R ऐसे करके आता था। यहाँ पे भी क्या है ना, एक चार्ज है, चार्ज का अरेंजमेंट तुमको करना है, ठीक है। अरेंजमेंट मतलब कैसे भी बहुत सारे चार्जेस को सजाना है, और उस पूरा चार्जेस के अरेंजमेंट को सजाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जितना भी वर्क डन किया जाएगा वो उस पूरा सिस्टम के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। समझ गया ना? पहले देखते हैं सिंपल सा इसका डेरिवेशन क्या है, ठीक है। सिंपल सा बात है कि अच्छा मान कर चलो यहाँ अभी कोई चार्ज नहीं है, अभी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। मिटा, इसको पहले मिटाते हैं, ठीक है, मिटा देना। फॉर टू चार्ज सिस्टम, हेडिंग दो फॉर टू चार्ज सिस्टम। दो चार्जेस का सिस्टम है, ठीक है, उसको अरेंज करने में टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा? देखो
मान लो यहाँ पे मेरा कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दो चार्ज है, दोनों इन्फिनिटी पे है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। दो चार्ज है, दोनों इन्फिनिटी पे है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। अच्छा बताओ, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हम पहला Q1 चार्ज को लाना चाहते हैं। कौन सा चार्ज को लाना चाहते हैं? Q1 चार्ज को लाना चाहते हैं। मान के चलो ये चार्ज भी यहाँ नहीं है, नहीं तो तुम कन्फ्यूज हो। मान लो इन्फिनिटी पे एक चार्ज है Q1, उस चार्ज को हम लोग यहाँ से उठा के इस पॉइंट पे कहीं लाना चाहते हैं। तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सोच के बताना। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए? कोई चार्ज है, Q0 वर्क, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं है अपोज करने वाला, तो तुम थोड़ा सा पुश करेगा वो आके फिर यहाँ पे रोक देगा इसको, ठीक है। तो तुमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 0, समझी ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्क डन कब करना पड़ेगा? हाँ, चार्ज रहेगा तो भाई इसको मेरे को 5 kg का सामान को उठाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ टानता है और फिर हमको उसके अगेंस्ट में फोर्स लगेगा। लेकिन अगर ग्रेविटी ही नहीं रहेगा, स्पेस में तुम पूरा स्पेसशिप को उठा सकता है ऐसा करके, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ टानने वाला है नहीं। तुम इजीली क्या कर सकता है, जहाँ ग्रेविटी 0 वहाँ पे किसी भी चीज़ को उठा सकता है, क्योंकि तुमको कोई वर्क डन करना पड़ेगा नहीं। समझ गया ना? तो पहला चार्ज को लाने के लिए तुमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। Q2 चार्ज को इससे R डिस्टेंस लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सोच के बताना। इससे पहले वाला डेरिवेशन में हम लोग किए थे, जो डेरिवेशन किए थे वो कितना था? वर्क डन कितना करना पड़ेगा? दूसरे चार्ज को लाने के लिए, पहला चार्ज को लाने के लिए Q1 Q2 बाई में R, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर तुम पहले वाला देखेगा, हम लोग किए थे ना एक डेरिवेशन जिसमें Q चार्ज रखे थे और यहाँ से लाते थे, ठीक है। यहाँ पे इससे R डिस्टेंस दूर, तो यहाँ पे वर्क डन कितना करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा? Q बाई में R, इतना वर्क डन। तो यहाँ पे सोर्स चार्ज क्या हो जाएगा? ये पहला वाला जो चार्ज है तो वो किसके जैसा बिहेव करेगा? सोर्स चार्ज के द्वारा। तो कैपिटल Q के जगह क्या आ जाएगा? स्मॉल q आ जाएगा, जो भी सोर्स चार्ज है तुम्हारा। और कितना चार्ज को लाना चाहते हैं? Q चार्ज को लाना है। तो तुमको ये दो चार्ज के अरेंजमेंट को अरेंज करने में पहला के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, और दूसरा वाला के लिए ये क्या होगा? ये जो Q1 चार्ज यहाँ पे अब बैठा है वो किसी पॉइंट पे तुमको अब फोर्स लगाना, वो स्टार्ट करेगा। किसी पॉइंट पे फोर्स क्या हो? Q1 Q2 बाय में R, जो भी जिस पॉइंट पे भी R स्क्वायर के बराबर उतना फोर्स लगाना स्टार्ट करे, तो उस फोर्स के अगेंस्ट में तुमको फोर्स लगा के ये Q2 चार्ज को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सजाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर सजाना पड़ेगा तो बताओ टोटल इस अरेंजमेंट को Q1 और Q2 का इन्फिनिटी से दोनों को यहाँ पे लाने के लिए टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा? टोटल वर्क डन W टोटल कितना हो जाएगा? ये वाला तो 0 हो जाएगा एक्सटर्नल, 0 प्लस Q1 Q2 बाय में R। तो टोटल वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा? Q1 Q2 बाय में R, ठीक है। अब वही कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? Q1 Q2 बाय में R। हम बोलेंगे इस जितना वर्क डन किया है वो उस सिस्टम के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो ये पूरा जो सिस्टम है इसके अंदर अभी कितना एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 बाय में R, इतना पोटेंशियल एनर्जी है। ये वाला हम लोग डेरिवेशन पहले कर चुके हैं, एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। Q1 Q2 जो है ना, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ बैठाएगा, ठीक है। नेगेटिव बैठाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी उस समय क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की पॉजिटिव हो जाएगी।
नहीं समझा? हाँ अबे ये समझा कर था, पेन तो हम तुमको दे देंगे। पहला वाला के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी है पहला वाला जब आ जाएगा तब ये उसको धक्का देना स्टार्ट करेगा, तो उसके अगेंस्ट में तुमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये वाला अगर पहले से सोर्स चार्ज होगा तो तब तो ये वाला सेकेंड वाला सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है, कि पहले से है Q2 चार्ज लाने के लिए इतना, तो फिर भैया पहले से Q है और Q1 और Q2 दोनों को लाना, तो वो 3 चार्ज सिस्टम हो जाएगा। तो उसके लिए फिर पहला वाला के लिए 0, दूसरा वाले के लिए फिर जो होगा, और तीसरा वाला के लिए फिर दोनों के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। समझा ना? करे अभी बेटा? मिटाया इसको अभी, लिखो 3 चार्ज सिस्टम। थ्री चार्ज सिस्टम सोर्स के कर लेते हैं ना। मान लो Q1 चार्ज है, इससे x डिस्टेंस पे Q2 चार्ज है, इससे y डिस्टेंस पे Q3 चार्ज है, और ये वाला डिस्टेंस z है, ठीक है। अच्छा हम एक एक चीज़ को Q1 को सोचो, Q1 को लाने के लिए W1 में, तो Q1 को लाने के लिए अगर ये दोनों चार्ज अभी नहीं है तो पहला वाला हम Q1 को लाए, ठीक है। Q1 को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। W2 मतलब Q2 को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? हाँ, इससे कितना दूरी पे, ये वाला ऐसे रहता तो ये दूरी ही बताएगा, इससे कितना दूरी पे तुमको लाना है, के Q1 Q2 बाई में x। Q3 को लाने के लिए W3 वर्क डन करना पड़ेगा। इसको लाने के लिए इसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा, और इसके अगेंस्ट में वर्क डन करना, तो इसको लाने के लिए इसके अगेंस्ट में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? के Q1 Q3 बाई में z, और इसके अगेंस्ट में कितना होगा? के Q2 Q3 बाई में y। तो टोटल कितना हो जाएगा? सब ऐड हो जाएगा, तो के Q1 Q2 बाई में x प्लस के Q1 Q3 बाई में z प्लस के Q2 Q3 बाई में y। समझ गया ना? सिंपल इसका निकालना, इसका निकालना, इसका निकाल देना, हो गया। समझा बच्चे? तो ये इस सिस्टम के अंदर इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, मतलब इतना एनर्जी तुम देगा तो ये अरेंजमेंट बना पाएगा, नहीं तो तुम बना नहीं पाएगा, ठीक है। एक को ठेल के यहाँ तक लाने के लिए, ऐसे हम लोग जब, हाँ सबको इन्फिनिटी से ही लेके आए, सबको पूरा चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए। क्या भैया इतना एनर्जी, ये जो इतना वर्क डन किया वो इसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इस पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, कि माने जो भी है यही वाला सेम चीज़, क्योंकि जितना भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा पूरे सिस्टम को अरेंज करने में, सजाने में जितना वर्क डन किया जाता है वो इस सिस्टम के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो इस पूरे सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाएगा। इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें एक स्पेयर रहेगा, स्पेयर पे पूरा चार्ज लाना है, फैलाना है, और फिर इस पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो इस स्पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, ठीक है। वो इसके बाद वाला चैप्टर कैपेसिटर में है, ठीक है। यहाँ पे तो एक एक चार्ज है ना, या कंटिन्यूस चार्ज है, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ऐसा वाला, हाँ W3 वाला, W3 के लिए सोचो, W3 जब इसको लेकर आएगा तो इसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, के Q1 Q2 और Q3 बाई में z, ठीक है। फिर ये तो इसके अगेंस्ट में भी तो वर्क डन करना पड़ेगा ना तुमको, हाँ, तो दोनों के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा उस समय, और तीनों को चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है, ठीक है। और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तुमको बोलेगा तो ऐसे हो जाएगा, मिला है।
4 चार्ज सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा? सोच के बताना, ठीक है? ये वाला भी लेना पड़ेगा इस पर। पहला वाला के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। दूसरा वाला के लिए कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 बाय में A। तीसरा वाला के लिए कितना हो जाएगा? पहली बात तो तीसरा वाला मगर ये लाना चाहता है तो इसके द्वारा कितना होगा? K Q2 Q3 A प्लस ये वाला लाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? A रूट 2 तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q4 सॉरी बाय में A रूट 2। ये हो गया ना? और कुछ है? और W4 कितना हो जाएगा इसके द्वारा यहाँ पे? तो K Q1 Q4 बाय में A प्लस इसके द्वारा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? K Q3 Q4 बाय में A प्लस इसके द्वारा यहाँ पे K Q4 Q2 बाय में A रूट 2। और ये सारा वर्क डन को ऐड कर देगा तो तुमको टोटल वर्क डन जो कितना करना पड़ेगा वो पता चल जाएगा। और हाँ, अरे एक ही बात तो गुना में है ना दोनों की बोल चीज तू ही बोल। तो ये टोटल इस सिस्टम के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी इतना वर्क डन तुमको करना पड़ेगा। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है? उस सिस्टम के अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, टोटल ऐड कर देगा तो यू जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 सॉरी ओमेगा 4 ओमेगा नहीं है वो डब्लू है, डब्लू ओमेगा अलग चीज़ है। ज़्यादा यूज होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, दिमाग में रह जाता है ज़्यादा। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है भैया। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब तुमको इतना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा इस सिस्टम को अरेंज करने में इस तरीके से, अगर तुम अरेंज किया है तो। याद रखना अगर इसमें से कोई नेगेटिव है तो वो जिसके लिए नेगेटिव हो वहाँ पे नेगेटिव बैठाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? जैसे एक नेगेटिव वाला कर ले, अगर मिटा दे वाला ना, मान लो एक साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए चार्ज है यहाँ पे Q, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q। तो बता इस सिस्टम के अंदर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो सबका तुम ये बनाएगा ऐसे ऐसे करके, सिस्टम के अंदर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताओ।
तो हाँ वो तो तुमको तो ये निकालना है, फाइनल ये निकालना है W1 W2 W3, वो तो अपने हिसाब से हम XYZ मान के भी करेंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि तुमको लास्ट में तो U दिखाना है, U कितना। इसका कॉम्बिनेशन बनाएगा तो -K Q1 और Q2 दोनों सेम है। इसका बनाएगा तो माइनस फिर आ जाएगा -KQ² A, और इसका बनाएगा तो +KQ। ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका यूनिट जो होगा वो जूल के बराबर ही होगा, ठीक है। एनर्जी जो है यूनिट जूल के ही बराबर होता है। हाँ अबे सेम है तीनों ना, सेम दिए थे ना इस बार, कोई बात नहीं, समझ गया ना, लॉजिक समझ गए ना। है देखो चलो, अब अर्थ वाला हम समझाते हैं, ठीक है। मान के चलो अर्थ वाला सिस्टम है, अर्थ मास सिस्टम है। अर्थ अगर रहे, अर्थ के अगेंस्ट में m मास को ले जाने के लिए तुमको टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर अर्थ नहीं रहता तो वर्क डन कोई करना पड़ता नहीं, तो अर्थ और ये पूरा बोलेंगे पोटेंशियल पूरा सिस्टम का ही बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग कितना वर्क डन करना पड़ेगा, mgh वर्क डन करना पड़ेगा, जितना भी mgh एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना वर्क डन करना पड़ेगा mgh, और वही हम क्या बोलते हैं, इस सिस्टम के अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में क्या हो गया है, स्टोर। मतलब इसके अंदर वो जो पोटेंशियल, इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। समझिए ना भैया। देखो कन्फ्यूजन तुमको हो सकता है, हम बोल रहे पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, तो एक्चुअली पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये भैया जो भी पोटेंशियल एनर्जी क्या इसके और इसके अंदर दोनों अंदर होता है। देखो इसको लाने के लिए कोई वर्क डन नहीं किया गया, इसको लाने के लिए यहाँ से यहाँ, इसको लाने के लिए mgh वर्क डन किया गया, तो पूरा सिस्टम का बोलते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं रहता तो ये mgh इतना वर्क डन हमको करना पड़ता, नहीं करना पड़ता, 0 वर्क। तो सिस्टम का बोलते हैं कि पूरा सिस्टम का टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली में क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वो किसके अंदर स्टोर हो जाती है, इस वाले के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है। और फिर जैसे इसको तुम छोड़ेगा तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ टानेगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना स्टार्ट होगा। जितना पोटेंशियल एनर्जी कमेगा उतना काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। समझिए ना। अब इस पर हम एक बहुत अच्छा फॉर्मूला ड्राइव करवाते हैं। देखो मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसका 2 पॉइंट है, ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है। यहाँ का पोटेंशियल है VB और यहाँ का पोटेंशियल है VA। यहाँ का पोटेंशियल VB और यहाँ का पोटेंशियल क्या होता है, VA है, ठीक है। ये है VA है, ठीक है। अच्छा बताओ, यहाँ से यहाँ Q चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, VA माइनस VB
W एक्सटर्नल बाई में Q, W एक्सटर्नल बाई में Q, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? मतलब कितना वर्क डन करना पड़ेगा तुमको? इतना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है? VA माइनस BB की यहाँ से यहाँ का चेंज इन पोटेंशियल है, ठीक। अच्छा मान के चलो ये अभी इतना वर्क डन करना पड़ा, मतलब तुम अपना इस Q चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में तुम अपना कितना एनर्जी देगा? इतना एनर्जी देगा। वो एनर्जी उसके अंदर एज ए क्या स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और तुम जैसे उस Q चार्ज को छोड़ेगा वो क्या होगा बोलो तो? वो धीरे 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 क्या हो जाएगा? किसमें एनर्जी में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। अब मान लेते, अच्छा बताओ धीरे धीरे उसका वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा? वेलोसिटी धीरे 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 क्या हो जाएगा? बढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मान ले तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे जब इनिशियल कंडीशन यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मान लेते v हो गया। वेलोसिटी को v से दिखा दिए, कितना से दिखा दिए? v से। यहाँ से यहाँ जाते जाते तुम जो एक्स्ट्रा में उसको सारी पोटेंशियल एनर्जी दिया था, जो उसको पोटेंशियल एनर्जी दिया था, यहाँ से यहाँ आते आते वो सारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? क्योंकि तुम मान के चलो सरफेस से उठा के किसी चीज़ को यहाँ तक लाया है, फिर यहाँ पे छोड़े, इसके अंदर अभी पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे इसको छोड़ेगा तो सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होते 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 यहाँ पे सरफेस पे जाके फिर से उसी पॉइंट पे जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। और उसको तुम कितना पोटेंशियल एनर्जी दिया था? यहाँ से यहाँ लाने में जितना वर्क डन किया था उतना ही उसको क्या दिया था? पोटेंशियल एनर्जी दिया था, ठीक है। और उसी पॉइंट पे वापस जाते जाते उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? इस पॉइंट पे तो मान लेते इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ठीक है। इस पॉइंट पे आते आते वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी इतना हो गया, v हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मास m है तो काइनेटिक 1/2 mv², mv²। तो इस Q चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में तुम कितना वर्क डन किया? इतना वर्क डन किया। वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, ठीक है, इसी के बराबर होगा ना। और तुम इसको जैसे ही छोड़ेगा, सिंपल सा बात है कि ये रिपल होगा, क्योंकि तुम अगेंस्ट में वर्क डन, देखो तुम्हारा वर्क डन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तब ना तुम उसके अगेंस्ट में वर्क डन करके तुम्हारा वर्क डन कैसा आया? पॉजिटिव आया, ठीक है। फिर जैसे छोड़ेगा तो वो उसको रिपल करेगा, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा, इधर जाने की कोशिश करेगा, तो उसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे घटते 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 पोटेंशियल एनर्जी पहले जितना था उतना हो जाएगा, या तुम जितना वर्क डन किया है वो पूरी तो खत्म हो जाएगा ना। वो पूरा का पूरा वर्क डन किस में चेंज हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा ना। तो तुम कितना वर्क डन किया? उसको यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क डन किया? उतना वर्क डन किया। फिर वापस अगर चार्ज यहाँ पे आ गया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी इतना आ गया, मतलब तुम्हारे द्वारा जितना भी वर्क डन किया गया है वो किस में चेंज हो गया है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। तो तुम्हारे द्वारा कितना इस पॉइंट को Q चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में तुम्हारे द्वारा कितना वर्क डन किया है? इतना वर्क डन किया है। और वो वापस अगर Q चार्ज यहाँ पे आ जाए तो वो सारा का सारा वर्क डन जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर था वो सब का सब इस पॉइंट पे किस एनर्जी में काइनेटिक, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना मान लिए हम? 1/2 m। अच्छा, यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? उस Q चार्ज को ले जाने में इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो Q VA माइनस VB 1/2 m, ठीक है। ये VA माइनस VB क्या है बताओ? तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना। इसको हम क्या PD लिख दे? क्या पोटेंशियल डिफरेंस V लिख देंगे तो फिर पोटेंशियल को ऐसे तो V से दिखाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V लिख दे क्या? यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? डेल्टा V, ठीक है। डेल्टा V किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 mv²। तो V किसके बराबर हो जाएगा बोलो तो? 2Q डेल्टा V बाय में M।
उसके बराबर हो जाए। ये क्या है बताओ, वेलोसिटी। इस पॉइंट पे वो जो क्यू चार्ज है उसकी वेलोसिटी कितना होगा। अगर मास m है और उसको तुम पोटेंशियल डिफरेंट, कितना पोटेंशियल डिफरेंट के बीच किया था, डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंट तक उसको ले गया था और क्यू चार्ज को ले गया था, तो ये इस पॉइंट पे वापस उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितने वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2q डेल्टा v बाय में m। डेल्टा v क्या है, जितना पोटेंशियल डिफरेंट में उसको तुम वर्क डन किया उस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंट के अंदर, ये इसको वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डेल्टा m होगा चेंज इन मास। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना या डिक्रीज करेगा। अगर कोई बॉडी जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आया मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा होगा तो उसका मास इंक्रीज क्या होगा। तो कितना मास में इंक्रीज या डिक्रीमेंस हुआ है, ठीक है, चेंज इन मास, वो है डेल्टा। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग करेंगे, अभी रुको। ये हाँ, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इसको दूसरे तरीके से भी देखो करते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तुम लोगों को पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि अगर सिर्फ दो ही हम ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, तो ऐसा ही सिस्टम हीट एनर्जी या अलग एनर्जी में चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। तो वैसे सिस्टम के लिए तुम्हारा इस पॉइंट पे टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम और इस पॉइंट पे टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होता है, सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो उस तरीके से भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं, वो अभी करते वो मे बी और समझ में आ जाए तुमको, ठीक है, कि एक्चुअली में क्या है ये। हाँ हाँ जीरो किसी पॉइंट का, किस पॉइंट का जीरो पड़ी है। हाँ यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों होगा,
हम बताते, रुको, लिखा ना इतना, इसलिए फिर से बता दे रहे हैं, मतलब दूसरे तरीके से भी। एक चीज बताते हैं, अच्छा बताओ, मान लो Q1 चार्ज है, एक समझते हैं, ठीक है। Q1 चार्ज के कारण इससे R डिस्टेंस दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा, K Q1/R, ठीक है। अच्छा, स्मॉल q चार्ज को अगर हम यहाँ लाना चाहते हैं तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा सिस्टम का, K Q/R, इतना हो जाएगा ना। ये वाला पॉइंट क्या है बताओ तो, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल इनटू क्यू, उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है इनटू कितना चार्ज को लाना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या निकल जाएगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तुम्हारे द्वारा किया गया वर्क डन ही तो होता है, और वर्क डन कितना होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी, तो अगर वैसे इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट से देखें तो V-0 ऐसा होगा ना, यहाँ से लाना इन्फिनिटी वाला कितना होगा 0, तो वो एक्सटर्नल क्या हो जाएगा V/Q ही तो हो जाएगा ना। और तुम जितना वर्क डन करता है वही किसके टर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा V/Q। किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, Q चार्ज रखा है, तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, या उस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है और कितना चार्ज को तुम लाना चाहता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा तो उस पॉइंट का तुमको क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। मतलब उस Q चार्ज में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो तुमको निकल जाएगा। तो पोटेंशियल इंटू Q को मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या निकल जाएगा, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, लिखेगा या ऐसे याद रहेगा। तो पोटेंशियल इंटू क्यू कर देगा तो क्या निकल जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। वो पोटेंशियल एनर्जी ही किसके बराबर हो जाता है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजिंग, क्योंकि तुम जितना वर्क डन किया वही तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर होता है ना। तो तुम कितना वर्क डन किया V/Q, वही पोटेंशियल एनर्जी, देखो वहां से भी सेम आ गया। अब तुमको हम एक चीज बताते, वो वाला केस कैसे होगा। बेटा मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट का पोटेंशियल बात कर, पोटेंशियल एनर्जी का नहीं है। तो Q चार्ज को अगर यहाँ रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा उस Q चार्ज का, पोटेंशियल इंटू Q। और Q चार्ज को अगर यहाँ रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा उस चार्ज का, पोटेंशियल इंटू Q, इतना हो जाएगा ना। अच्छा, Q चार्ज को अगर ठेल ठाल के यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी इतना होता है, यहाँ पे रहता है तो पोटेंशियल इतना होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी में जितना का चेंज आता है उतना हम एक्स्ट्रा वर्क डन किए उसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए। फिर जैसे ही उसको यहाँ पे छोड़ेंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे, अब इधर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कमेगा, कमते अब कौन सी एनर्जी बढ़ेगा, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बनना है। मान लेते हैं इस पॉइंट पे यहाँ पे छोड़ेंगे तो उसका पहला तो रेस्ट वाला कंडीशन होगा ना, छोड़ेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी 0, और यहाँ पे आते आते उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v हो गया, क्या हो गया v। यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी किस एनर्जी में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो लिखेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी पता है ना, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। इस पॉइंट पे बताओ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का सम कितना है, काइनेटिक एनर्जी
और वेलोसिटी चूंकि इस पॉइंट पे इस चार्ज का 0 है तो क्या हो जाएगा 0। इस पॉइंट पे कितना होगा UB प्लस 1/2 mv², चार्ज का मास अगर v है, ठीक है। अब यहाँ से इसको इधर भेज दो, VA UA माइनस UB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 mv²। UA UB कितना है VAQ माइनस VBQ इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। तो Q कॉमन ले लें क्या हो जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू हाफ mv²। देन V से वापस क्या आ जाएगा वही आ जाएगा 2Q, इसको डेल्टा भी बोल दिया, डेल्टा V बाय में M। तो इसमें है क्या V क्या है बोलो तो वेलोसिटी उस पॉइंट पे B पॉइंट पे, ठीक है। ये डेल्टा V क्या है, डेल्टा V वो जहाँ जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक लाया उस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। नहीं समझा विशाल? V याद रखना पोटेंशियल नहीं है, V यहाँ पे वेलोसिटी है उस चार्ज पार्टिकल की। तुम चाहे तो किसी और सिंबल से दिखा सकता है। उस चार्ज पार्टिकल को ठेल डाल के यहाँ पे लेके आएगा, फिर जैसे ही इसको छोड़ेगा तो इधर भाग आएगा, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। स्प्रिंग वाला जैसे सिस्टम होता है ना, स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में ऐसे है, ठीक है। इसको ठेल ठाल के मान के चलो यहाँ से यहाँ लेके आया, फिर जैसे छोड़ेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, तो किसी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगा तुमको वो फाइंड आउट करना है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना, दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो जो एनर्जी निकलता है वो मैकेनिकल एनर्जी निकलता है। और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का सम ये है, तो इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कितना कहलाएगा, ये कहलाएगा। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम ये है, तो इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी उतनी कहलाएगी, ठीक है। ये हो जाए इस पॉइंट पे तुमको माने उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, ये डेल्टा भी क्या है, डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस है। जितना का पोटेंशियल डिफरेंस तुम करवाया उस चार्ज को, कितना का पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रैवल करवाया है। ये भी क्या है, जहाँ से उसको जहाँ तक लाया था तो वापस वो दौड़ते दौड़ते वहाँ तक जब जाएगा तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगा, m क्या उसका मास है, q क्या है चार्ज है, उस पर चार्ज कितना है, 2 क्या है उस 2 कांस्टेंट ही है। ये हम लोग जब सेमेस्टर 4 करेंगे ना उसमें ये फॉर्मूला काम आएगा तुम्हारा, ठीक है। नहीं ये किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी नहीं है, ये जिस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ का वेलोसिटी होगा, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बैठाएगा तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगा। तो जिस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो उस पॉइंट के बीच का वेलोसिटी है। पहले वाला तो 0 ही मान लिए, तो दूसरा वाले क्या पोटेंशियल, समझ गया ना। एक क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक 2 कूलम का चार्ज है, उसको यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। इसमें हम ट्रैवल कराएं, इसमें हम क्या ठेल ठाल के उसको यहाँ से यहाँ लाएं, और इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट। तो तुमको इस पॉइंट पे वापस उसकी वेलोसिटी बताना है कितना होगा, और उसका जो मास है वो है 4 kg। मतलब ये हाइपोथेटिकल 2 कूलम का चार्ज पे 4 kg थोड़ा लॉजिकल लग रहा है, लेकिन वैल्यू को काटने वाटने के लिए हम तुमको दे दिए ऐसा।
के का वैल्यू मत बताना कुछ, अगर के वो है 2, हाँ के तो है ही नहीं, 1 है ना, हाँ इसलिए ये वेलोसिटी किस पॉइंट का है बाबू, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है। कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। तो v इक्वल टू क्या होता है 2q डेल्टा v बाई में m, 2q का वैल्यू कितना है 2 और डेल्टा v का वैल्यू कितना 1 और v का m का वैल्यू है 4, कट जाएगा सब 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी ही जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, दैट सिंपल।